नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का धाकड़ कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी क्लास लेकर आया हूँ जो उन सभी परीक्षाओं में उपयोगी रहेगी जिनमें कि रिटन एग्जाम्स होता है। आप सभी को पता है कि आरएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और आरएस के एग्ज़ाम में जो मेंस है उसमें एक लैंग्वेज का पेपर होता है 200 नंबर का, जिसमें 120 नंबर आपके हिंदी के होते हैं और 80 नंबर का एग्ज़ाम आपका इंग्लिश का होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं करूँगा इस क्लास को आप लोगों के लिए, पर विश्वास कीजिए मेरा कि अगले 20-25 मिनट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं और आप इस क्लास से बहुत कुछ नया सीख के जाने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को ट्रांसलेशन के पार्ट से। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसलेशंस में हम लोग जो है ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसमें ट्रांसलेशंस में आपको 2-3 पार्ट देखने को मिलेंगे। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन। आप लोगों के एग्जाम में ट्रांसलेशंस को कवर किया जाता है जहां पर आप लोगों को सेंटेंसेस दिए होते हैं जिनका आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करना होता है। और जो आप लोगों का 120 नंबर का पेपर है हिंदी का, उसमें भी आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है हिंदी में जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज का पेपर है आपका वो 120-80 नहीं होके आप लोगों का 110 और 90 नंबर का आप ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के पार्ट में आपके 10 नंबर हिंदी का जो आपका पेपर है उसमें भी इंक्लूडेड है, जहां आपको हिंदी के पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। हम में से ज़्यादातर लोगों का थॉट प्रोसेस जो है वो हिंदी में है। आरएस के एग्जाम्स में जो लोग अपीयर हो रहे होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों का थॉट प्रोसेस हिंदी में रहता है। आपने गौर किया होगा कि जब भी आप लोग कुछ पढ़ते हैं और उसे आप ट्रांसलेट करना चाहें इंग्लिश में, तो आप लोगों की सोच जो है वो हिंदी में होती है। हम लोग हिंदी में सोचते हैं फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो आज की क्लास आपको ट्रांसलेशन के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताएगी, जिनका ध्यान रखते हुए यदि हम उन ट्रांसलेशंस के पार्ट को अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। मैंने आप लोगों के लिए एक सेंटेंस लिया है। सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी एसीसी ने एनसीएल, जो कि कोयला खनन का काम करने वाली कंपनी है, के खिलाफ पैसों की हेराफेरी का मुकदमा दायर किया है। अब देखा जाए तो ये सेंटेंस काफ़ी बड़ा है और यदि मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो एग्ज़ाम में इतने बड़े सेंटेंसेस हम लोगों को ट्रांसलेशन के लिए नहीं दिए जाते। ये बात हम सबको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन इस सेंटेंस के थ्रू आप लोग जो बेसिक सीखेंगे ट्रांसलेशंस के, वो आप लोगों की हेल्प करेंगे। वो जो 5 सेंटेंसेस आपके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशंस के लिए आते हैं वो तो है ही, उसके अलावा आप लोगों को जो राइटिंग स्किल्स में, जहाँ आपको पैराग्राफ लिखना है, प्रेसी राइटिंग्स है ना, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को एग्जाम्स में कॉम्पोजिशन का पार्ट है, वहाँ सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, वहाँ पर आपको ये फंडामेंटल ट्रांसलेशंस की हेल्प करेंगे। सो बने रहिए क्लास के साथ में। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस आज हम लोग जो है गैदर करने वाले हैं जो एग्जाम्स में हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो मैं देता हूँ आपको ट्रांसलेशन का पहला रूल। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ट्रांसलेट करते समय ध्यान रखनी है और वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन जिससे रिलेटेड हो उसके साथ में रखिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दोबारा अच्छी तरीके से सुनिए। और ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन जिसके साथ में एसोसिएटेड हो, ट्रांसलेट करते समय उस इन्फॉर्मेशन को उसके साथ में ही रखा जाना चाहिए। तो पहले हम लोग एनालाइज करते हैं, जो बात मैंने उससे कही उसे इस सेंटेंस में आप लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मेरा कहना यह है कि जो इन्फॉर्मेशन जिस चीज़ से रिलेटेड है उस इन्फॉर्मेशन को उसके साथ में रखिए। इससे हम लोगों की सेंटेंस को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। कैसे? देखिए, जब आप इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस बड़ा है, तो बहुत सारे लोगों को बड़ा सेंटेंस देखते ही प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बड़ा सेंटेंस जो है उसमें आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई होती हैं। बेसिक्स चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा ही आपको लिमिटेड मिलती हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस सेंटेंस में एक कंपनी की बात की गई है जो है एसीसी। इस कंपनी के बारे में यह कहा गया है कि यह कंपनी सीमेंट उत्पादन का काम करती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन जिससे रिलेटेड है उसको एक जगह पर कर रहे हैं। फिर एक और कंपनी की बात की गई है एनसीएल। इसके बारे में क्या कहा गया है, ये कंपनी क्या करती है, ये कोयला खनन का काम करती है।
ट्रांसलेशन में जो आप इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशंस आपकी बहुत ही पर्टिनेंट होनी चाहिए, जिससे रिलेटेड है उसके साथ एसोसिएट होनी चाहिए। तो यहाँ पता चला एसीसी के बारे में कि एसीसी क्या है, एक सीमेंट का उत्पादन करने वाली कंपनी है, और एनसीएल के बारे में हमें पता चला ये कोयले के खनन करने वाली कंपनी है। उसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन मुकदमा, ये जो मुकदमा दिया हुआ है इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए इसके बारे में मुकदमा किस बारे में है, ये है पैसों की हेरा फेरी के खिलाफ। तो अब देखिए हमने इस सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन जिस चीज से रिलेटेड है उसको एक जगह पर कर दिया। हमें इस वाक्य में एसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, सीमेंट का उत्पादन करने वाली कंपनी है। एनसीएल के बारे में बताना है, ये कोयला खनन करने वाली कंपनी है। और मुकदमा किससे रिलेटेड है, पैसों की हेराफेरी के खिलाफ ये मुकदमा किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, अब हम ट्रांसलेशन का पार्ट करेंगे। अब ट्रांसलेशन के पार्ट में पहली चीज आपको पता चल गई कि जो इंफॉर्मेशन जिससे रिलेटेड है, दिमाग में एकदम पिक्चर आपके क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन किसके साथ सप्लाई करनी है। सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी को एसीसी के साथ में रखना है। कोयला खनन से काम करने वाली कंपनी, ये एनसीएल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो उसके साथ रखी जाएगी। और मुकदमे के बारे में हमें क्या बताना है, ये पैसों की हेराफेरी के खिलाफ है। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास में। अब देखिए हिंदी के जो वाक्य होते हैं वो इंग्लिश के वाक्यों से थोड़े से अलग तरीके से ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें नेचर समझना पड़ेगा कि हिंदी के वाक्य जो हैं उनका क्या नेचर है, और इंग्लिश के जो सेंटेंसेस को, फिर उन्हीं सेंटेंसेस को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उनके नेचर में किस प्रकार से चेंज आता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एक वाक्य होता क्या है, व्हाट इज अ सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझ लेते हैं। थोड़ी सी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है जो आपको काफी हेल्प करेगी। वाक्य क्या होता है, वाक्य होता है एक शब्दों का समूह। सबसे पहली चीज तो वाक्य बनने के लिए हमारे पास में एक शब्दों का समूह होना चाहिए। एक वाक्य लेते हैं, चूंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो मैं एक काम करता हूं, मैं हिंदी का वाक्य लेता हूं। वाक्य के बारे में हमने डिस्कस किया कि वाक्य जो है क्या है, एक शब्दों का समूह होता है। तो मैंने एक काम किया कि मैं कुछ शब्दों के समूह ले लेता हूं। मैंने लिखा पढ़ी किताब कल एक उपयोगी ने रवि। ये एक मैंने हिंदी का वाक्य लिख दिया। मैंने लिखा पढ़ी किताब कल एक उपयोगी ने रवि। इस तरीके से मैंने एक शब्दों का समूह लिख दिया। तो शब्दों का समूह वाक्य होता है। अगर ये परिभाषा एक वाक्य पे लागू होती है तो मैंने शब्दों का समूह लिख दिया, लेकिन आप कहेंगे कि सर ये जो है ये शब्दों का समूह तो है लेकिन ये एक वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है ये वाक्य? क्योंकि शब्दों का समूह जो है वो सही क्रम में नहीं लिखा है सर आपने। तो यदि आप इसे सही क्रम में लिख दें तभी ये वाक्य बनेगा। यदि किसी शब्दों के समूह को आप व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखें तो वो आपका वाक्य नहीं बनता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमें एक सेंटेंस की डेफिनेशन समझ में आई कि शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, और वो जो शब्दों का समूह है वो क्या होना चाहिए, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में भी होना चाहिए। अब यदि मैं आपसे कहूं कि आप इसे प्रॉपर सीक्वेंस में रखें तो आप लोग बिना किसी परेशानी के इस सेंटेंस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में रख देंगे। आप कहेंगे रवि ने कल एक उपयोगी किताब पढ़ी। किसी को दिक्कत नहीं है इस सेंटेंस को बनाने में, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग हिंदी के स्ट्रक्चर्स के साथ में कंफर्ट लेवल पे, हमें पता है कि हिंदी का वाक्य किस प्रकार से बनाया जाता है, उसको लिखने का क्या तरीका रहता है। देखिए हिंदी के अगर हम वाक्य को थोड़ा सा एनालाइज करें तो इस वाक्य में हमारे पास एक कर्ता है, हमारे पास में पढ़ना क्रिया है, एक किताब ये आपका कर्म हो गया। कब किया उसने ये काम, ये आपका क्रिया विशेषण हिंदी में जिसे हम कहते हैं वो हो गया। और जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, जो इन्फॉर्मेशन जिसके साथ में एसोसिएटेड हो उसके साथ में लिखना चाहिए। ये उपयोगी बात ना तो रवि उपयोगी है ना, ये बात किसके बारे में कही जा रही है, किताब के बारे में उपयोगी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किताब के बारे में है। और हिंदी में हम लोग
किसी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोल देते हैं? विशेषण बोल देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? एक विशेषण हो गया। तो हमारा वाक्य बन गया कि रवि ने कल एक उपयोगी किताब पढ़ी। इस सेंटेंस के हिंदी की अगर हम एनालिसिस करें हिंदी के हिसाब से, तो हमारे पास में कर्ता भी है, कर्म, क्रिया विशेषण वगैरह सारे हम लोगों ने यूज कर लिए। तो यदि आप हिंदी के वाक्य को देखें तो देखिए, हिंदी के वाक्य का बेसिक होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, और फिर अगर आप क्रिया को देखें तो ऑब्वियसली आप देखते हो लास्ट में। उसके अलावा विशेषण, क्रिया विशेषण वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो होती है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इस तरीके से। लेकिन यदि आप इंग्लिश के सेंटेंस को देखें तो इंग्लिश का सेंटेंस इस तरीके से नहीं लिखा जाता। इंग्लिश के वाक्य में आप इसे ट्रांसलेट करोगे तो पहले वर्ब रखोगे, और ऑब्जेक्ट, क्रिया विशेषण वगैरह जो भी हैं वो आप लोगों के क्या जाएंगे? वो वर्ब के बाद में यूज किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा सब्जेक्ट है, इंग्लिश में जब मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा तो जो मेरा सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद में मुझे अपना जो वर्ब है वो रखनी है, और ऑब्जेक्ट, क्रिया विशेषण वगैरह मुझे क्या करने हैं? उसके बाद में इस्तेमाल करने। ये एक बेसिक डिफरेंस है हिंदी के से सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ फर्क आ जाता है कि हिंदी के सेंटेंस में आप क्रिया को बाद में रखते हैं, जबकि इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आप अपनी वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से वाक्य के डेफिनेशंस पे आ जाते हैं हमारे पास में। शब्दों का एक समूह जो क्या हो? प्रॉपर ऑर्डर में लिखा गया हो। लेकिन क्या इतना कह देने से हमारा सेंटेंस बन जाता है? एक प्रॉपर डेफिनेशन आ जाती है? नहीं। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। शब्दों का एक ऐसा समूह जो व्यवस्थित क्रम में हो और जिसमें कम से कम एक क्रिया शामिल हो, कम से कम एक वर्ब शामिल हो, क्योंकि बिना वर्ब के कभी भी सेंटेंस नहीं बनता। हमारे पास में एक वर्ब इंक्लूड है यहाँ पर, कौन सी? पढ़ना। आप सबको पता है हिंदी में जितने भी ना वाले वर्ड हैं, आना जाना, खाना पीना, सोना, सब क्या है? आपकी क्रियाएं हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम एक क्रिया होना जरूरी है। और हम लोगों ने ग्रामर जब भी पढ़ी, हिंदी की या इंग्लिश की जो भी ग्रामर पढ़ी, तो हम सबको पता है कि आपके वाक्य में क्रिया किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आपके सब्जेक्ट के द्वारा। आपका सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि क्रिया जो है आपकी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रिया को कंट्रोल करने का काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो क्या क्या चीज़ें अभी तक हमारे पास में जो डेफिनेशन निकल के आई वो ये है कि वाक्य क्या है? शब्दों का समूह है, और शब्दों का समूह क्या होना चाहिए? एक निश्चित क्रम में होना चाहिए, और उसमें कम से कम एक वर्ब इंक्लूड होनी चाहिए। और जब वर्ब है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो डेफिनेशंस को एक बार फिर से देख लें हम लोग। शब्दों का समूह जो एक निश्चित क्रम में हो और जिसमें कम से कम एक क्रिया शामिल हो, वो कहलाता है हमारा सेंटेंस। ठीक है, और हमने डिस्कस किया कि इंग्लिश के सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है, जबकि हिंदी के सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को उसके बाद में लिखा जाता है। क्रिया विशेषण वगैरह जो भी हैं, इंग्लिश में आप ऑब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल करते हो, हिंदी में आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्रिया विशेषण को यहाँ इस्तेमाल किया है हम लोगों ने, लेकिन जब आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आप इस क्रिया विशेषण को ऑब्जेक्ट के बाद में यूज करोगे। कल को, टुमारो, यस्टरडे बनाएंगे हम, तो यस्टरडे को कहाँ लिखेंगे? अपने ऑब्जेक्ट के बाद में लिख देंगे। या कुछ परिस्थितियों में आप सब्जेक्ट से पहले भी यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे हिंदी के सेंटेंस में आपने यहाँ बीच में यूज किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो वाक्य के बारे में हमने डेफिनेशन डिस्कस की। अब हम हमारे सेंटेंस पे दोबारा जाते हैं और उसे एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस में क्या करना है हम लोगों को। तो इंग्लिश का सेंटेंस, इसे ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो हमें पता है कि सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, और हम लोगों को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है हमारी, अभी तक जो हम लोगों ने चीज़ें एनालाइज की हैं, उसको एक बार फिर से दोहराते हैं। देखिए, पहला रूल और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, जब आप ट्रांसलेशन करें, जो इन्फॉर्मेशन जिसके साथ में एसोसिएटेड है, जब भी आप उसे ट्रांसलेट करें तो उसके साथ में उस इन्फॉर्मेशन को लिखें। जहाँ पर भी आपका ACC आएगा, उसके बाद ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी, ये ACC के साथ जाएगा। जहाँ भी आप NCL लिखोगे उसके साथ में ये इन्फॉर्मेशन आएगी, और जहाँ भी आप मुकदमा इस्तेमाल करोगे उसके साथ में ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि पैसों की हेराफेरी के खिलाफ ये मुकदमा किया गया। तो ये इन्फॉर्मेशंस पर्टिनेंट अपनी जगह पर जहाँ जिससे एसोसिएटेड है वहाँ होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने दूसरी चीज़ डिस्कस की कि जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें इस कंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो फिर सब्जेक्ट होता क्या है सर? तो सब्जेक्ट बेसिकली क्या है समझिएगा। सब्जेक्ट हमारा होता है डूअर। किसी सेंटेंस में जो एक्शन को परफॉर्म करता है वही है आपका डूअर। तो यदि मैं इस वाक्य को देखूं तो इस वाक्य में काम क्या हुआ है? मुकदमा दायर करने का काम हुआ है। तो आप मुझे बताइएगा, इसमें जो है काम किया किसने है? क्या ये काम NCL ने किया है कि ACC ने किया है मुकदमा दायर करने का? डूअर यानी कर्ता,
जिसने इस काम को किया है। मुकदमा दायर करने का काम किसने किया है? एसीसी ने। इसका मतलब एसीसी क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया। काम क्या हो गया है? काम हो गया है दायर करना, और दायर क्या किया गया है? मुकदमा। तो मुकदमा क्या हो गया है? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया है मेरे पास में। ठीक है, तो समझिएगा, सब्जेक्ट कौन है? जो किसी एक्शन को करता है या फिर किसी एक्शन को परफॉर्म करता है या किसी एक्शन को रिसीव करता है। दोनों चीजें अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट होगा, या जो किसी एक्शन को रिसीव करता है वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है। यदि सेंटेंस में आपका डूअर हो किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाला, तो वो वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में बनता है। और जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी एक्शन को रिसीव कर रहा हो तो वाक्य आपका पैसिव वॉइस में बनता है। तो ट्रांसलेशंस में एक्टिव और पैसिव का काफी इंपॉर्टेंट जो है रोल रहेगा हमारे पास में। ठीक है, वर्ब, ठीक है, हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हिंदी में जितने भी वर्ड हैं, आना जाना खाना पीना, ये सब वर्ब हैं, क्रियाएं हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिनको हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी आगे डिस्कस करेंगे। आज तो बहुत शुरुआती क्लास है, इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट को पता करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप अपनी वर्ब से सवाल पूछिए, व्हाट और हुम। इस व्हाट और हुम का आंसर यदि आपको वाक्य में मिल जाता है तो वो आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट। जैसे एसीसी ने दायर किया, क्या दायर किया? मुकदमा, व्हाट। तो आपके पास में मुकदमा क्या आ गया है? मुकदमा है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब हमें पता होना चाहिए कि दायर करने के लिए वर्ब क्या यूज की जाती है। तो यहां पर मैं अब आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसलेशन में बताऊंगा, वो है आप लोगों को फ्रेजेस का यूज करना आना चाहिए। जितने ज़्यादा आप फ्रेजेस के साथ कंफर्ट लेवल पे रहोगे, आप उतनी ही अच्छी तरीके से ट्रांसलेट कर पाओगे और उतने ही अच्छे आप एग्जाम्स में स्कोर कर पाओगे। कैसे? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो लोग रेगुलर रीडिंग कर रहे हैं उनके लिए मुकदमा दायर करना ये प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग पढ़ेंगे, वो लोग जो है जो लोग भी रेगुलर रीडिंग कर रहे हैं वो लोग इस चीज को कई बार देख चुके होंगे। और ये होता है, देखिए, फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट समबडी। ये चीज कई बार आपको देखने को मिलेगी। जब भी किसी के अगेंस्ट कोई भी केस किया जाता है तो वहां पर इस फ्रेज को यूज किया जाता है, फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट समबडी। तो मैंने एक चीज कही आपको, सेंटेंस को एनालाइज करना है, जो इन्फॉर्मेशन जिसके साथ में एसोसिएटेड है उसके साथ में उसी इन्फॉर्मेशन को लिखना है। और क्या करना है? आप लोगों को जो इंग्लिश का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो यूज करना है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्रिया विशेषण वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको क्या करना है? आपको फ्रेजेस, जो पॉपुलर फ्रेजेस हैं उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे कि हमारा ये जो वाक्य है कि सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी एसीसी ने एनसीएल, जो कि कोयला खनन का काम करने वाली कंपनी के खिलाफ पैसों की हेराफेरी का मुकदमा दायर किया है। यहाँ पर फ्रेज है हमारे पास में, फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट समबडी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस फ्रेज का यूज करते हुए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? किसने किया है ये काम? एसीसी ने किया है। तो हमारा सब्जेक्ट आ गया। और मैंने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन जिसके साथ एसोसिएटेड हो उसे आप सप्लाई कीजिए। तो एसीसी के साथ में क्या इन्फॉर्मेशन है? सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी। तो जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। हमने कंपनी का नाम लिखा, हमने लिखा एसीसी, और इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास में? एसीसी के बारे में हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है, सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी। तो हम लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, हम लिखेंगे एसीसी विच इज ए सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी। ये तो हो गया एसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा मैं इसे अलग कलर में लिख देता हूं। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसे मैं अलग कलर में लिख दूं। मैंने लिख दिया एसीसी विच इज सीमेंट प्रोड्यूसिंग। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद में हमें चाहिए वर्ब। मैंने कहा था आपको फ्रेजेस यदि आप लोगों को पता है तो आप बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से सेंटेंस बना पाएंगे, और ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जो आपको स्कोर, जिसको आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। जैसे फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट समबडी, तो ये फ्रेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में। ठीक है, अब देखो, अब इस सेंटेंस को यदि आप टेंस को आइडेंटिफाई करें तो ये सेंटेंस आपका किस टेंस में है? टेंस से बाहर कोई सेंटेंस नहीं हो सकता।
कोई भी सेंटेंस टेंस से बाहर हो ही नहीं सकता। तो जब मैं देखता हूँ दायर किया है, रिसेंटली काम हुआ है, तो जो काम रिसेंटली होता है उसको इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म। और चूंकि सेंटेंस में करने वाला शामिल है तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस होता है हमारा हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म। तो मैंने लिखा एसीसी, एसीसी सिंगुलर है तो उसके लिए मैंने हैज़ लिख दिया, और हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है इसलिए मैंने फाइल को किस में चेंज कर दिया, थर्ड फॉर्म फाइल्ड में कर दिया। तो मेरा वाक्य बन गया एसीसी विच इज अ सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी हैज़ फाइल्ड, क्या फाइल किया है, अ लॉ सूट। और फ्रेज क्या है, फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट किया है ये, किसके अगेंस्ट किया गया है ये। अच्छा सेंटेंस पे आ जाते हैं, ये रहा हमारा, है ना, किसके अगेंस्ट किया गया है, ये किया गया है एनसीएल कंपनी के अगेंस्ट, दे सकते हैं, है ना, राइट। लेकिन यहां पर एक और चीज है ना हमारे पास, मुकदमा, मुकदमा यानी लॉ सूट, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है पैसे की हेरा फेरी के खिलाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर हम लोग लॉ सूट वर्ड यूज कर रहे हैं वहीं पर ही हम लोगों को क्या करना है, ये इस इंफॉर्मेशन को डाल देना है। तो ये रहा लॉ सूट, तो मैं क्या काम करूंगा, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको यहां लिखूंगा इसके साथ में, और इंफॉर्मेशन क्या है, पैसे की हेरा फेरी के खिलाफ। तो मुझे यहां पता होना चाहिए पैसे की हेरा फेरी क्या होती है। पैसे की हेरा फेरी के लिए जो फ्रेज यूज की जाती है दोस्तों वो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, फंड, ये होता है पैसों की हेरा फेरी। एक मिनट, स्पेल थोड़ा सा गलत हो गया, मैं स्पेल को सही कर देता हूं, दोबारा लिख देता हूं यहां पे। ये होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, है ना, पैसों की गड़बड़ जो होती है दैट इज कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। तो मेरे पास दो फ्रेजेस आई, उनका मैंने यूज कर लिया, फाइल ए लॉ सूट अगेंस्ट समबडी और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी या फंड्स। अब मेरे वाक्य पे आ जाता हूं मैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है लॉ सूट, लॉ सूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये है आपकी पैसों की, ये लॉ सूट जो है ये क्या है, पैसों की जो गड़बड़ी हुई है ना, ये इंफॉर्मेशन देखिए, मुकदमा किससे रिलेटेड, पैसों की हेराफेरी के खिलाफ। तो मैं काम करता हूं इस इंफॉर्मेशन को यहां डालता हूं, मैंने लिखा लॉ सूट related to the misappropriation of money। आ गया। इसमें इंफॉर्मेशन को यहां क्यों लिख रहा हूं, रिलेटेड टू द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, मुकदमे से रिलेटेड। तो आई नीड टू मेक श्योर कि जो इंफॉर्मेशन जिससे रिलेटेड हो उसको वहां पर लिख दिया जाए। तो मेरा सेंटेंस बन गया एसीसी विच इज अ सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी हैज फाइल्ड अ लॉ सूट रिलेटेड टू द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। और अब अगेन दोबारा फ्रेज पे आ जाइए, फ्रेज क्या है आपका, फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट समबडी। तो मैं फिर से यहां आ जाता हूं और सेंटेंस आ गया हैज फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट, अब मैं उस कंपनी का नाम लिख देता हूं, किस कंपनी के खिलाफ हुआ है ये कंपनी है कौन सी, ये है एनसीएल, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहां पर एनसीएल। अब एनसीएल के बारे में हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन है दोस्तों, एनसीएल के बारे में हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन है कि एनसीएल क्या है, एनसीएल है कोयले के खनन करने वाली कंपनी। तो इस इंफॉर्मेशन को यहां पर लिख देते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है हमारी, कोयले का खनन करने वाली, और खनन करना क्या कहलाता है, माइनिंग कहलाता है। तो मैं लिख दूंगा विच इज अ कोल माइनिंग कंपनी।
ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस वाक्य को ट्रांसलेट कर लिया। अब देखो बेसिक्स आ गया मेरे पास में। बेसिक सेंटेंस कितना बचा मेरे पास, जो ब्लैक कलर में क्या है, ACC हैज़ फाइल्ड अ लॉसूट, ये आ गया बेसिक। देखो मेरा ACC सब्जेक्ट, हैज़ फाइल्ड वर्ब आ गया, फाइल्ड व्हाट लॉसूट, लॉसूट आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस इतना ही है, बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आपको क्या की जा रही है, एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जा रही है, जो सेंटेंस की मीनिंग को इनरिच कर रही है। सो बेसिक सेंटेंस है आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये वाक्य हमारे पास निकल के आ गया। जो इंफॉर्मेशन जिससे रिलेटेड है उस इंफॉर्मेशन को मैंने उस जगह पर रख दिया। सेंटेंस में फ्रेजेस का यूज कर लिया मैंने, सेंटेंस का टेंस देख लिया मैंने, क्योंकि सेंटेंस का टेंस जो है वो कौन सा होना चाहिए। कोई काम रिसेंटली हुआ तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिख देते हैं। पास्ट सिंपल यूज कर लो यदि सेंटेंस पास्ट का हो। टेंसेज पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस के लिए जो हम टेंसेस के वीडियो अपलोड करेंगे उसको जरूर देख लीजिएगा। अभी हम सिर्फ ट्रांसलेशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लगे जो रिसेंटली है तो उसे आप लिख दीजिए कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में। मैंने कहा यदि डूअर करने वाला खुद इंक्लूड हो तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, और यहाँ पर यदि सब्जेक्ट रिसीवर हो तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो मान लीजिए यदि ये वाक्य इस प्रकार से होता, क्या वाक्य होता कि NCL जो कि कोयला खनन का काम करने वाली कंपनी है के खिलाफ पैसों की हेराफेरी का मुकदमा दायर किया गया है। किसने किया ये नहीं हमारे पास, तो वाक्य फिर क्या हो जाता, वाक्य पैसिव वॉइस में चला जाता। इसका मतलब टेंसेज और वॉइस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए आपकी। आपको फ्रेजेस का इस्तेमाल पता होना चाहिए। इन दोनों फ्रेजेस को हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है। अब जब देखिए, अब इस सेंटेंस को यदि हम लोग पढ़ें तो इस सेंटेंस में वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इस सेंटेंस में 25 वर्ड्स यूज किए गए हैं। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों को वर्ड्स की समय सीमा एक दी जाती है कि आप लोगों को जो है इतने ही वर्ड्स में अपनी बात को कहना है। तो यहाँ पर आप लोगों को संक्षिप्तीकरण करना आना चाहिए, और ये भी एक आर्ट है जो यदि आप सीखें तो आप लोगों को जो प्रेसी राइटिंग है वहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस में से भी आप इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को अननेसेसरी है वो आप हटा सकते हैं और सेम मीनिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप इस वाक्य में से विच चीज़ को हटा देते हैं, इस सेंटेंस में से आप इस विच चीज़ को हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम इंफॉर्मेशन। सेंटेंस ACC सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी, ठीक है, हैज़ फाइल्ड अ लॉ सूट, और यही बात आप यहाँ कर सकते हैं। आप NCL के बारे में ये जो भी चीज़ है इसको हटा दीजिए और कॉमा यहाँ यूज कर लीजिए, कॉमा यूज कर लीजिए, है ना। ACL सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी एंड NCL, ठीक है, कोल माइनिंग कंपनी। तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ वर्ड्स हटा दिए। अब प्रेसी राइटिंग में ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को। यदि आप लोगों को वन वर्ड्स पे अच्छी कमांड हो तो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी प्रेसी राइटिंग लिखने में। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम शब्दों में अपनी बात कहनी होती है। तो देखिए, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी जो है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, उसके लिए क्या वन वर्ड यूज किया जाता है? तो जो शब्द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के लिए वन वर्ड के रूप में यूज किया जाता है दोस्तों, वो वर्ड है आपका एम्बेजलमेंट। तो यदि आपको वन वर्ड आते हो तो भी आपकी प्रेसी राइटिंग, आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो सकती है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, जो इतने सारे वर्ड हैं उनकी जगह पर आप एक वर्ड यूज़ कर लें, एम्बेजलमेंट, तो भी आप लोगों को जो है वर्ड सेंटेंस को आप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि मैं इस सेंटेंस में यूज़ करता हूँ और इस पूरी इंफॉर्मेशंस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और उसकी जगह पर एक वन वर्ड यूज़ कर लेता हूँ मैं, एम्बेजलमेंट। लॉ सूट की विशेषता ही है ना। तो जब आप एक वर्ड यूज कर रहे हो तो फिर उसको किस तरीके से बनाइए, उसको इस तरीके से बनाइए। फाइल्ड, फाइल्ड क्या किया है? एन, कैसा लॉ सूट? एम्बेजलमेंट लॉ सूट। ऑफ मनी की भी जरूरत नहीं है,
क्योंकि एम्बेजलमेंट का मतलब यही होता है मनी फंड वगैरह में हेराफेरी करना। तो देखिए क्या क्या वाक्य बना, एसीसी अ सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी हैज़ फाइल्ड एन एम्बेजलमेंट। एन क्यों किया आपको समझ में आया? क्योंकि आर्टिकल में आपने पढ़ा है AEIO का साउंड हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको अ की बजाय एन यूज कर लेते हैं। तो वाक्य बना, एसीसी अ सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी हैज़ फाइल्ड एन एम्बेजलमेंट लॉ शूट अगेंस्ट NCL अ कोल माइनिंग कंपनी। अब हम जोड़ते हैं इनको कि ये टोटल वर्ड्स कितने हैं हमारे पास में। ये है अ कोल, है ना, कोल माइनिंग कंपनी। अब हम इन वर्ड्स को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गए 16 वर्ड्स। तो देखिए पहले जो बात हम लोग 25 वर्ड्स में कह रहे थे, अब उसी बात को हम लोगों ने क्या कह दिया है, 16 वर्ड्स में कहा है, और इन्फॉर्मेशन वही है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो ट्रांसलेशंस यदि आप इस तरीके से करते हैं तो साथ साथ में ये जो प्रेसी राइटिंग्स है, किसी बात को कैसे कम से कम शब्दों में कहा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस को किस प्रकार से इंक्लूड किया जाए हमारे पैसेजेस में, प्रेसी राइटिंग्स वगैरह में, ये चीज़ भी आप साथ में सीख सकते हैं। तो हमारा वाक्य बन गया, ACC अ सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी हैज़ फाइल्ड एन एम्बेजलमेंट लॉ सूट अगेंस्ट NCL अ कोल माइनिंग कंपनी। तो 2-4 चीज़ें जो अभी तक के इस सेंटेंस से हम लोगों ने सीखी वो क्या है दोस्तों, वो ये है कि पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जिस वाक्य को आप ट्रांसलेट करने जा रहे हो उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन जिससे रिलेटेड है उसके साथ में होनी चाहिए। यदि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो वो सब्जेक्ट के साथ में रखिए, जैसे कि ACC सब्जेक्ट है तो इसके साथ में ये इन्फॉर्मेशन आ गई। जो सेंटेंस जो आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट के साथ में जो इन्फॉर्मेशन है उसे ऑब्जेक्ट के साथ में रखिए। लॉ सूट से रिलेटेड क्या है, कैसी इन्फॉर्मेशन, क्या है ये, कैसा लॉ सूट है, एम्बेजलमेंट का लॉ सूट है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन, ये इसी प्रकार से NCL से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि कोल माइनिंग कंपनी है, वो किसके बाद में लिख देनी है, हमें NCL के बाद में लिख देनी है। जो इन्फॉर्मेशन जिससे रिलेटेड हो उसके साथ में रखना है, ये मूल मंत्र है ट्रांसलेशंस का। यदि आपने इन्फॉर्मेशंस को गलत जगह पर कर दिया तो मीनिंग बहुत गड़बड़ हो जाएगा सेंटेंस का। तो पहला सूत्र ट्रांसलेशन का, जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके साथ में रखिए। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश और हिंदी के सेंटेंसेस में बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहते हैं। हिंदी के सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का रहता है, जबकि इंग्लिश में आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब यूज करते हैं और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए देखिए सब्जेक्ट, ये रही आपकी वर्ब और ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। मैंने कहा कि व्हाट और हुम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछिए, उनसे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। रवि ने क्या पढ़ी, किताब पढ़ी। क्या दायर किया, ACC ने क्या दायर किया, मुकदमा। तो मुकदमा क्या हो गया आपका, जो है दैट बिकम्स योर ऑब्जेक्ट। उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी क्रिया विशेषण से हैं। कब रवि ने किताब पढ़ी, कब पढ़ी, कल पढ़ी, तो कल क्या हो गया आपका, क्रिया विशेषण हो गया। बाद में लिख दीजिए या वाक्य की शुरुआत में लिख दीजिए, बीच में मत लिखिए। तो हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस का जो कंस्ट्रक्शंस होता है वो अच्छी तरीके से देख लें आप। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि आप ट्रांसलेशंस में यदि कमांड चाहते हैं तो फिर आपको सर्टेन फ्रेजेस का यूज़ करना आना चाहिए। जैसे कि हमने एक फ्रेज सीखी यहाँ पर, फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट समबडी, किसी पे मुकदमा करने के लिए यूज की जाती है। तो आप बहुत अप्रोप्रिएटली इस फ्रेज को यूज करेंगे, सेंटेंस बहुत अच्छा बनेगा, ऐसा वाक्य बनेगा जो एग्जाम्स में आप लोगों को स्कोर भी करने में हेल्प करेगा। फिर हमने डिस्कस किया कोई भी सेंटेंस टेंस से बाहर नहीं हो सकता। कोई भी वाक्य होगा तो वो या तो एक्टिव वॉइस में होगा या पैसिव वॉइस में होगा। तो टेंस और वॉइस पे हमारी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी तक की क्लास में डिस्कस की है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लेकर आया हूँ, कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूँ। इन सेंटेंसेस को आप वीडियो पॉज करके इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर मैं आप लोगों के सामने इन्हीं सेंटेंसेस को एक एक करके आप लोगों के साथ में जो है डिस्कस करूँगा। और देखो आपके साथ और हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनको किस प्रकार से ट्रांसलेशंस में हम लोगों को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को पॉज कर लेना है और इन सेंटेंसेस को पहले कोशिश करनी है, ट्रांसलेट कर लेना है। जरूर कीजिएगा इस एक्सरसाइज को, क्योंकि यदि आपने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से किया तो फिर मुझे लगता है कि आप लोगों की ये जो जनरल इंग्लिश वाला पार्ट है, जिसमें मेजर पार्ट आप लोगों का राइटिंग वाला होता है, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने कोशिश की इसे ट्रांसलेट करने की। देखें अब सेंटेंसेस को, अब एक एक सेंटेंस को लेते हैं। पहली चीज, जो इन्फॉर्मेशन जिससे रिलेटेड है उसके साथ में रखनी है।
जो भी इंग्लिश के सेंटेंसेस का बेसिक कंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करना है हम लोगों को। सेंटेंस में प्रॉपर फ्रेज अगर कोई अप्लाई की जा सकती है वो देखनी है। सेंटेंस का जो टेंस और वॉइस है उसको अच्छी तरीके से हम लोगों को देख लेना है। तालिबान जो कि एक आतंकवादी संगठन है ने लगभग पूरे अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास में तालिबान के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि जो कि एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। और उसने क्या किया है, उसने अपने नियंत्रण में ले लिया है, कंट्रोल में ले लिया है। किसको नियंत्रण में ले लिया है? लगभग पूरे अफगानिस्तान को नियंत्रण में ले लिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक अच्छी फ्रेज दूंगा, देखिए, टेक समथिंग इनटू योर कंट्रोल। किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेना, ये कहलाता है टेक समथिंग इनटू योर कंट्रोल। इस फ्रेज का हमें यूज करना है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? नियंत्रण में लेने का काम किसने किया है? तालिबान ने किया है। तो तालिबान हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब तालिबान एक संगठन है और जो संगठन होते हैं उनसे पहले द का यूज किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने लिख दिया द तालिबान, ठीक है, ऑलराइट। अब हमें इस सेंटेंस का टेंस डिसाइड करना है कि सेंटेंस का टेंस क्या होगा। ये काम रिसेंटली हुआ है और जो काम रिसेंटली हुआ हो, जिसके प्रभाव हमें अभी भी नजर आ रहे हैं, उसे लिखा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब यहाँ हैज आएगा कि हैव आएगा, ध्यान रखना। तालिबान एक संगठन है, संगठन के साथ में चूंकि ये संगठन है, ध्यान रखना, लोग हैं यहाँ। तालिबान का मतलब तालिबान जो उग्रवादी हैं, सही है, आतंकी संगठन के लोग हैं, उनकी बात कर रहे हैं। प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी, द तालिबान हैव, ठीक है। अब हमें इस फ्रेज को यूज करना है। अब आपको पता है हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टेकन। तो द तालिबान हैव टेकन, सही है, राइट। अब समथिंग ये किसके लिए यूज किया गया है? अफगानिस्तान। अब हमें यहाँ पर अफगानिस्तान रखना है। किसको कंट्रोल में किया है? अफगानिस्तान को। तो मैं कहूँगा द तालिबान हैव टेकन। और अफगानिस्तान के बारे में भी हम लोग पूरी क्या बात कर रहे हैं? लगभग पूरे। तो मैं कह दूंगा द तालिबान हैव टेकन ऑलमोस्ट ऑल अफगानिस्तान इनटू, और चूंकि बात मैं यहाँ तालिबान की कर रहा हूं तो मैं इस योर की जगह पर तालिबान के लिए देयर वर्ड यूज कर लूंगा, देयर कंट्रोल। तो मेरा वाक्य बन गया, देखिए क्या बना, द तालिबान हैव टेकन ऑलमोस्ट ऑल अफगानिस्तान इनटू देयर कंट्रोल। आप ऑल की जगह ऑल भी यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। द तालिबान हैव टेकन ऑलमोस्ट ऑल अफगानिस्तान इनटू देयर कंट्रोल। ये मेरा वाक्य बन गया। अब देखिए मैंने एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर छोड़ दी, और वो इन्फॉर्मेशन है जो कि एक आतंकवादी संगठन है। ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने ट्रांसलेट करते समय डाली नहीं। तो अब इन्फॉर्मेशन को, इस इन्फॉर्मेशन को मैं कहाँ लिखूंगा? तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो कि एक आतंकवादी संगठन है, ये किसके बारे में है? ये तालिबान के बारे में है। तो मुझे इस इन्फॉर्मेशन को तालिबान के बाद में लिखना है। तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लिखूंगा। मैं लिखूंगा द तालिबान विच आर a terrorist ये देखिए ये वाक्य बन गया मेरा, द तालिबान विच आर अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव टेकन ऑलमोस्ट ऑल अफगानिस्तान इनटू देयर कंट्रोल। अब मैं इस इंफॉर्मेशंस को, यदि इस विचार को यहाँ से हटा देता हूँ तो भी मेरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। मेरा वाक्य बनेगा द तालिबान अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्या किया है उन लोगों ने? हैव टेकन ऑलमोस्ट ऑल अफगानिस्तान इनटू देयर कंट्रोल। मेरा वाक्य बन गया, ट्रांसलेट हो गया मेरा वाक्य। कर पाएंगे हम लोग? मुझे नहीं लगता कोई भी मुश्किल जो है मुश्किल आने वाली हम लोगों को। तो हमने क्या किया, देखिए हमने आइडेंटिफाई किया तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ सप्लाई करनी है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। ये बात तालिबान के बारे में कही जा रही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया द तालिबान अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन।
क्या किया है उन लोगों ने, पूरे अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया है। फ्रेज यूज कर लिया मैंने, हैव टेकन ऑलमोस्ट ऑल अफगानिस्तान इनटू देयर कंट्रोल, इस फ्रेज का यूज कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, और वाक्य लेते हैं। देखिए जैसे जैसे आप वाक्यों को देखेंगे आप लोग देखेंगे सेंटेंस बनाने की आपकी कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी होती चली जा रही है। अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी की घोषणा के बाद तालिबान का तेजी से उभार हुआ। तो इस सेंटेंस को देखें, ट्रांसलेट करें। अब हमारे पास कुछ फ्रेजेज हैं यहाँ पर जो हम यूज करेंगे। इन द वेक ऑफ एंड राइज टू प्रोमिनेंस, तेजी से उभार होना, राइज टू प्रोमिनेंस। और इन द वेक ऑफ ये फ्रेज यूज की जाती है कहाँ पर, जहाँ पर हमें कहना हो कि इस एक्टिविटी की वजह से ऐसा हुआ या इस घटना होने के बाद में ये घटना हुई, वहाँ पर इस फ्रेज का यूज किया जाता है इन द वेक ऑफ। तो ये तालिबान का उभार किसके बाद में हुआ है, अमेरिका के अफगानिस्तान से वापसी की घोषणा के बाद में। तो ये एक ऐसी कॉमन फ्रेज है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स, बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिलती है। तो इसका यूज़ करते हुए देखिए वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की फ्रेज को देखिए आप आफ्टर यूज़ कर सकते हो, आप कैसे हो तो घोषणा के बाद, बहुत सारे लोग इसे आफ्टर से बनाएंगे, लेकिन सोचिए यदि आप इस फ्रेज का यूज़ करते हैं इन द वेक ऑफ, आफ्टर की जगह पर, तो आपका सेंटेंस कितना अच्छा बनता है, कितना प्रभावशाली सेंटेंस बनता है। तो यूज़ करते हैं, वाक्य बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट चाहिएगा। उभार हुआ है, ये अमेरिका का उभार हुआ है, अफगानिस्तान का उभार हुआ है, कि किसका उभार हुआ है, ये हुआ है तालिबान का। इसका मतलब इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, तालिबान है। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, देखिए द तालिबान ऑर्गेनाइजेशन है तो मैंने द लगा दिया, द तालिबान। क्या बना वाक्य, द तालिबान। तेजी से उभार होने के लिए हमारे पास फ्रेज है राइज टू प्रोमिनेंस, और चूंकि हम बात पास्ट की कर रहे हैं देखिए, तो इसीलिए सेंटेंस जो है आपका पास्ट में बनेगा। तो सेंटेंस में देखिए ये काम हो चुका है ना, ऑलरेडी पास्ट में हुआ ये काम, उभार हुआ। तो मैं इस सेंटेंस में राइज की सेकंड फॉर्म यूज कर लूंगा। राइज का सेकंड फॉर्म रोज होता है, रोज टू प्रोमिनेंस फ्रेज यूज कर लिया मैंने, मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा। यदि मुझे फ्रेज याद है तो मैंने लिख दिया, सेंटेंस बन गया द तालिबान रोज टू प्रोमिनेंस, तालिबान का तेजी से उभार हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं अमेरिका के अफगानिस्तान से वापसी की घोषणा के बाद। तो देखिए ये बेसिकली क्या है, ये आपका क्रिया विशेषण ही है। क्यों, क्योंकि देखिए तेली उभार हुआ कब, कब हुआ, व्हाट और हुम के अलावा जो दूसरी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, आपकी एडवर्ब्स होती हैं। रवि ने किताब पढ़ी, कब पढ़ी, कल पढ़ी। तो कल क्या हुआ आपका क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब बोल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा एडवर्ब हो गया। अब हम यहाँ पर इस एडवर्ब को लिख देते हैं। तो द तालिबान रोज टू प्रोमिनेंस इन द वेक ऑफ, इस फ्रेज का यूज कर लेते हैं। देखिए क्या बना, इन द वेक ऑफ, सही है, इन द वेक ऑफ, सही है। किसके बाद, घोषणा के बाद, घोषणा घोषणा घोषणा, इन द वेक ऑफ द अनाउंसमेंट। अब ये अनाउंसमेंट किसका था, ये अनाउंसमेंट किसका था, ये था अमेरिका का अनाउंसमेंट। इसका मतलब आपको यहां पर इस सेंटेंस में अनाउंसमेंट के साथ में आपको रखना पड़ेगा अमेरिका। तो मैं क्या काम करता हूं, इन द वेक ऑफ, दोबारा लिख देता हूं, ये हट गया, प्रोमिनेंस, है ना। द तालिबान रोज टू प्रोमिनेंस इन द वेक ऑफ, अभी देखिए किसकी घोषणा है, ये अमेरिका। अब यहाँ अमेरिका से मतलब कुछ चीजें अच्छी तरीके से देखिए, यहाँ अमेरिका से मतलब अमेरिकन महाद्वीप नहीं है, यहाँ अमेरिका से मतलब यूएसए है ना। और आप लोगों को पता है कि जो यूएसए है उससे पहले आप लोग आर्टिकल द यूज करते हैं। तुम्हारा सेंटेंस इन द वेक ऑफ द यूएसए, घोषणा को क्या बोलते हैं हम लोग, घोषणा को अनाउंसमेंट बोल देते हैं। ठीक है, और घोषणा से रिलेटेड हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन है, किस चीज की घोषणा थी ये घोषणा थी वापसी की, अफगानिस्तान से वापसी। और अब वापसी के लिए जो वर्ड, आज ये न्यूज़ बहुत पर्टिनेंट है ना, आप लोग आप देख रहे हो कि न्यूज़ खूब चल रही है ये वाली, तो आप लोगों को ये वर्ड बार बार देखने को मिलेगा, ये है टू पुल आउट। रिटर्न आप वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन आपको रिटर्न वर्ड ये नहीं मिलेगा न्यूज़पेपर में। ये जो सेना की वापसी होती है उसके लिए एक अच्छा वर्ड है आपके पास में, पुल आउट। सेना की तैनाती के लिए वर्ड डिप्लॉयमेंट यूज किया जाता है, टू पुल आउट। कहाँ से, फ्रॉम, अफगानिस्तान से।
तो देखिए वाक्य क्या बना, द तालिबान रोज टू प्रोमिनेंस इन द वेक ऑफ द यूएसए अनाउंसमेंट टू पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान। ये वाक्य हमारा इस तरीके से ट्रांसलेट हो गया। तो मुश्किल काम नहीं है यदि हम लोगों को सेंटेंस में पता रहे कि हमारे सेंटेंस में हमें कौन सी फ्रेज यूज करनी है, हमें पता रहे कि सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सी इंफॉर्मेशन को किसके साथ में हम लोगों को रखना है। तो इन द वेक ऑफ किसके बाद में ये उभार हुआ है, घोषणा के बाद। घोषणा किसकी, यूएस की, और घोषणा के बारे में क्या है, अफगानिस्तान से वापसी की। तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने साथ में लिख दिया। किसकी घोषणा, यूएसए का अनाउंसमेंट है, और क्या घोषणा है, टू पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, आगे बढ़े। अफगानिस्तान के लोग अब तालिबान के रहमो करम पर हैं। काफी अच्छा सेंटेंस है। फ्रेज देखिए, बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ समबडी। बी का मतलब इज एम आर वॉज वर वगैरह यूज कर लिया जाता है। फैक्ट है, फैक्ट को ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के लोग, तो लोग वाक्य सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए लोग कहेंगे द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ड में हमने अपनी बात कही, द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन आप लोगों को पता है कि नेशनैलिटी बताने वाले वर्ड्स, जैसे भारत के रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं, चाइना के रहने वाले लोग चाइनीज़ कहलाते हैं, ऐसे ही अफगानिस्तान के लोग अफगान कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पर यदि नेशनैलिटी वाला वर्ड यूज़ कर लूँ तो भी उसका मीनिंग क्या होगा, अफगानिस्तान के लोग। तो मैं इस वाक्य को इस तरीके से लिख सकता हूँ, अफगान्स। और हम लोग स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि नेशनैलिटी बताने वाले वर्ड से पहले द लगता है, तो द अफगान्स का मतलब क्या हुआ, पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो मैं 4 वर्ड यूज करने की बजाय 2 वर्ड्स में 50% में देखिए अपनी बात कह सकता हूँ। मैंने कहा द अफगान्स, इसका मतलब ही होता है द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो जब मैं कहता हूँ द इंडियंस, इसका मतलब द पीपल ऑफ इंडिया। तो मैंने कह दिया द अफगान्स। ठीक है, ऑलराइट। अब ये फैक्ट है, बी की फॉर्म होती है एज एम आर वॉज वर, अफगान्स प्लूरल है, तो मैंने बी की जगह पर क्या यूज कर लिया, आर। सही है, ऑलराइट। तो मेरा सेंटेंस बन गया द अफगान्स आर लेफ्ट। पूरी फ्रेज यूज कर लेता हूं, एट द मर्सी ऑफ। किसकी बात कर रहे हैं, समबडी की जगह पर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी मर्सी पर, जिसके रहमो करम पर है, उसको लिख देते हैं। कौन है, तालिबान ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं द लिख के तालिबान लिख देता हूं। मैंने लिख दिया द अफगान्स आर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द तालिबान। तो उनको क्या किया गया है, उनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। लोग वहाँ के क्या है, अब तालिबान के रहमो करम पर हैं। ये मैंने एक पैराग्राफ एक न्यूज़पेपर में ले लिया था, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ था, वहाँ से ले लिया। तो देखिए आप इस तरीके से सेंटेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना किसी एरर के, और कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि आप अच्छा स्कोर भी करेंगे। दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। सो द अफगान्स आर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द तालिबान। वाक्य बन गया। आप कह सकते हो सेंटेंस आप सेंटेंस को यदि छोड़ने के लिए ट्रांसलेट करोगे, लीव करोगे, इस तरीके से बनाओगे, उसकी बजाय यदि आप इस फ्रेज का यूज करें तो ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस बनेगा जो आपको एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। आगे बढ़े। लाखों भयभीत लोग अभी भी धक्का मुक्की कर हवाई जहाज में घुसने की, हवाई अड्डे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें वहां से निकाला जा सके। कोशिश करने का पर्पज क्या है, उद्देश्य, ताकि उन्हें वहां से निकाला जा सके। तो ये तो हो गया उद्देश्य, ठीक है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ये काम कौन कर रहा है, कोशिश कौन कर रहा है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। इन लोगों के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, ये लोग लाखों हैं और उनकी क्या स्थिति है, ये लोग क्या है, अभी भी ये लोग क्या हैं, भयभीत हैं, ठीक है, ऑलराइट। और कोशिश किस प्रकार से कर रहे हैं, धक्का मुक्की करके हवाई अड्डे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास में। अब कुछ फ्रेजेस ले लो, देखो भयभीत लोगों के लिए पैनिक स्ट्रिकन पीपल यूज कर सकते हो। ये धक्का मुक्की करके कहीं पर एंटर करना, ये होता है जॉस्टल योर वे इनटू समथिंग। और ये जो बचाना, कहीं से निकालना, उसके लिए हमारे पास में वर्ड है इवैक्यूएट करना, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करते हैं और वाक्य को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा मेरा वाक्य, लाखों भयभीत लोग अभी भी धक्का मुक्की कर हवाई अड्डे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट है लोग, और लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये लाखों हैं और भयभीत हैं। तो मैं यूज कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं मिलियंस
millions of panic stricken people। ठीक है, काम कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब काम चल रहा है, और जहां पर कोई काम चल रहा हो वहां पर कौन सा टेंस यूज किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो मिलियंस ऑफ पैनिक स्ट्रिकन पीपल, और हम लोगों ने कहा धक्का मुक्की करके रास्ता बना के आगे बढ़ने की कोशिश करना, जॉस्टल करना, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब आर जॉसलिंग। क्या बन जाएगा? आर जॉसलिंग। सही है। तो मिलियंस ऑफ पैनिक स्ट्रिकन पीपल आर जॉसलिंग, पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के बारे में, तो उनके लिए क्या आएगा फिर? देयर आएगा, देयर वे इनटू, कहां पर? द एयरपोर्ट। तुम्हारा सेंटेंस बन गया मिलियंस ऑफ पैनिक स्ट्रिकन पीपल आर जॉसलिंग देयर वे इनटू द एयरपोर्ट। धक्का मुक्की करके हवाई अड्डे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है उनका? ताकि उन्हें वहां से निकाला जा सके, और उद्देश्य के लिए इंग्लिश में वर्ड किया जाता है यूज सो दैट। अब इस वाक्य को देखें, ताकि उन्हें वहां से निकाला जा सके। अब इस वाक्य को यदि आप देखें तो इस वाक्य में ये खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाक्य क्या होना चाहिए? पैसिव वॉइस में। इन्हें इवैक्यूएट किया जा सके, इन्हें वहां से निकाला जा सके, इसका मतलब वाक्य को अब हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। दैट, सो दैट दे किसके लिए लगा हुआ है? इन लोगों के लिए, मिलियंस ऑफ पैनिक स्ट्रिकन पीपल, सो दैट दे कैन बी, और ये वर्ब यूज कर लेते हैं निकालना, इवैक्यूएट, और आपको पता होना चाहिए पैसिव वॉइस में मॉडल बी थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, इसीलिए हमारा बन जाएगा so that they can be evacuated। वाक्य बन गया millions of panic stricken people are jostling their way into the airport so that they can be evacuated। इस प्रकार से इस वाक्य को बनाए, और देखें कितना प्रभावशाली वाक्य बना है। एक अच्छा वाक्य बना हमारे पास में फ्रेजेस का यूज करके, जहां पर हम लोग जो है मीनिंग भी अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ये नंबर हमें अच्छे स्कोर करने, ये सेंटेंस हमें अच्छे स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? मिलियंस ऑफ पैनिक स्ट्रिकन पीपल। हमने आइडेंटिफाई किया कि सेंटेंस में आपको टेंस कौन सा यूज करना है, कोशिश जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर लिया। हमने देखा कि ये लोग खुद कोशिश कर रहे हैं, तो ये वाला वाक्य तो आपका होना चाहिए एक्टिव वॉइस में, और ताकि उन्हें वहां से निकाला जा सके। सही है। ये वाक्य की नेचर क्या है? इस वाक्य का नेचर है पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर हम लोगों ने पैसिव वॉइस में वाक्य बना दिया, दे कैन बी इवैक्यूएटेड। ठीक है, आगे बढ़ें और देखें कोई वाक्य है क्या हमारे पास। ये रहा। ताज़ा जानकारी के अनुसार अमेरिका ने पिछले 24 घंटों में करीब 16,000 से ज़्यादा लोगों को तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से निकाला है। देखते हैं इस वाक्य को किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। यहाँ लिख देता हूँ इसको, ताज़ा जानकारी के अनुसार, तो यहाँ एक फ्रेज है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, और तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान, तालिबान हेल्ड अफगानिस्तान। आप पूरा सेंटेंस बनाओगे अफगानिस्तान विच हैज़ बीन कंट्रोल्ड बाय तालिबान। इतना बड़ा वाक्य बनाने के बजाय फ्रेज यूज कर लिया तालिबान हेल्ड। ठीक है, जैसे कि आप पीओ के वर्ड यूज करते हो, तो हम ऐसे नहीं कहते द कश्मीर विच हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। इतना बड़ा सेंटेंस बनाने के बजाय छोटा सा बना लिया हमने, पाक ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, है ना। तो इसी को कहते हैं आर्ट, कि जब आप खूब पढ़ते हो, जब आप खूब पढ़ रहे हो, सेंटेंस मेकिंग पे ध्यान दे रहे हो, आप खुद कंस्ट्रक्शंस कर रहे हो, लिख रहे हो, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, सब चीज़ें कर रहे होते हो, तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लग जाता है किसी इन्फॉर्मेशन को कैसे कम से कम शब्दों में आप जो है बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ताज़ा जानकारी के अनुसार लिख दें इसे, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट, ताज़ा क्या हो जाएगी? लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। क्या हुआ है? अमेरिका ने पिछले 24 घंटों में 16,000 से ज़्यादा लोगों को तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से निकाला है। अब हमें देखना इस वाक्य में सब्जेक्ट होने, किसने किया ये काम? अमेरिका ने। ठीक है, द USA,
लिखूंगा मैं द यूएसए। क्यों लगाते हैं यूएसए से पहले द? हम सबको पता है कुछ कंट्रीज़ हैं फेडरल कंट्रीज़, उनसे पहले द लगाते हैं हम लोग। तो वाक्य बन गया हमारा द यूएसए। क्या किया है? निकाला है। अभी हम लोगों ने देखा निकालने के लिए हमारे पास में कहीं से किसी को बचाना, निकालना, ये वर्ब क्या है हमारे पास? इवैक्यूएट। सही है, ऑलराइट। तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ इवैक्यूएटेड। पास्ट में हुआ, ये पिछले 24 घंटों में ये काम हुआ है, तो मैं इवैक्यूएटेड पास्ट टेंस यूज़ कर लिया मैंने। इन्फॉर्मेशन एक्टिव वॉइस में चाहिए और पास्ट सिंपल टेंस आ गया हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन द यूएसए इवैक्यूएटेड। किनको इवैक्यूएट किया है? लोगों को। और लोगों की विशेषता क्या है? 16,000 से ज़्यादा है। तो मैं इस वाक्य को लिख दूंगा इवैक्यूएटेड मोर देन 16,000 पीपल। आगे ना मेरे पास में इंफॉर्मेशन है ना, कहाँ से? फ्रॉम तालिबान हेल्ड अफगानिस्तान। और समय बता देंगे कब? पिछले 24 घंटे में। इन द लास्ट in the last 24 hours। ये वाक्य ट्रांसलेट हो गया। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन द यूएसए इवैक्यूएटेड मोर देन 16,000 पीपल फ्रॉम तालिबान हेल्ड अफगानिस्तान इन द लास्ट 24 आवर्स। तो इस तरीके से इस वाक्य को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिया था। आज की क्लास में बेसिकली आपको एक ओवरव्यू देना था। ये ट्रांसलेशन का फर्स्ट पार्ट था हमारा, जिसमें मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया कि किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो इन्फॉर्मेशन जिसके साथ में है उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर सप्लाई कीजिए। अफगानिस्तान के बारे में क्या है? तालिबान के कब्जे वाला है, तो अफगानिस्तान, तालिबान हेल्ड अफगानिस्तान कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन जिससे रिलेटेड उसके साथ सप्लाई कीजिए। सेंटेंस में का कंस्ट्रक्शन, हिंदी के सेंटेंस का क्या कंस्ट्रक्शन होता है, इंग्लिश के सेंटेंस का क्या कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बारे में कंफर्टेबल होना चाहिए, पता होना चाहिए हमें कि हम इंग्लिश का सेंटेंस ट्रांसलेट करते समय कहीं सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट नहीं डाल दें। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब यूज़ की जाती है, ऑब्जेक्ट, क्रिया विशेषण वगैरह सब उसके बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। टेंस पे एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वाक्य का टेंस क्या है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। वॉइस के बारे में हमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सेंटेंस में जो वाक्य बनाना है हमें वो एक्टिव वॉइस में बनाना है या पैसिव वॉइस में बनाना है। इसके अलावा आप लोगों को फ्रेजेस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको फ्रेजेस नहीं पता होगी तो आप कभी सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे, लेकिन कभी भी प्रभावशाली सेंटेंस नहीं बना पाएंगे आप। इफेक्टिव सेंटेंस जो कि आप लोगों को एग्जाम्स में स्कोर करने के लिए ज़रूरी है, ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए आप लोगों की एक अच्छी कमांड होनी चाहिए फ्रेजेस पे। तो सर कैसे पता चलेगा फ्रेजेस का? रेगुलर रीडिंग स्टार्ट कीजिए। आप जैसे जैसे रीडिंग स्टार्ट करोगे आप लोग ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दोगे। वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि आप लोगों के सामने वाक्य आ जाएगा कि मैंने उस पर मुकदमा कर दिया। अब मुकदमा तो मुझे पता है सर, अब मैं किसको कहूँ? दायर करना क्या होता है पता ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर यदि आपको फ्रेज पता हो, फाइल अ केस या फाइल अ लॉ सूट, अच्छा लॉ सूट की जगह आप केस यू वर्ड यूज़ कर लो, वो भी तो सही है, आई फाइल्ड केस अगेंस्ट हिम। लेकिन यदि आप लॉ सूट वर्ड यूज़ कर रहे हो तो वो आपको क्या है? वो बेटर वर्ड्स है। तो शब्दों का चयन बहुत मैटर करता है कि हम अच्छे प्रभावशाली शब्दों का चयन करें, अच्छी फ्रेजेस का इस्तेमाल करें। और यदि हम ये सब करते हैं तो हमारी लैंग्वेज काफ़ी प्रभावशाली बनती है, जो एग्जाम्स में हमें बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज फर्स्ट पार्ट था, कुछ बहुत बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया। सेकेंड पार्ट में मैं फिर से कुछ सेंटेंसेस लेकर आऊँगा ट्रांसलेशंस के। कोशिश करेंगे कि रेगुलर इन चीज़ों को हम लोग इन पे काम करें, क्योंकि जितना ज़्यादा रेगुलरली हम लोग काम करेंगे उतना ही कंफर्ट लेवल जो है हमारा इन सब चीज़ों के साथ होता चला जाएगा। इसके अलावा जो प्रेसी राइटिंग का पार्ट है, लेटर राइटिंग का, पैसेज राइटिंग का, इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। और जो वकैब का आपका काम है जिसमें वन वर्ड, ईडीएम, फ्रेजेस वगैरह, ये भी क्लासेस आपको जल्दी ही धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट, यदि आपको क्लास यूज़फुल लगी हो तो क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि जिन लोगों को इन क्लासेस की बेसिकली ज़रूरत है उन लोगों की ज़रूरत पूरी हो पाए, उनको जो है इन क्लासेस की मदद मिल पाए। तो नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे हम लोग नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक सीखते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।